अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फिज़िक्स 10th पे है और वो लेक्चर हमारा है आज फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन और जो इसमें एग्जाम्पल दी हुई है पहले चैप्टर में हम आज उनको डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन तमाम के तमाम बताए और आज के लेक्चर में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे और उसके साथ ही एग्जाम्पल भी आपको समझाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की स्टडी में हेल्प शुदा चीज़ें जो हैं वो मिलती रहें। आपको तमाम किस्म की हेल्प स्टडी के बारे में यहाँ से मिल जाए। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास जो है ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो पहला इसमें क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पहला हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना होता है, अब बहुत से बच्चों की ये कन्फ्यूजन होती है जी हम लॉन्ग क्वेश्चन में इतना सब कुछ याद कैसे करें, इतना बड़ा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है मैट्रिक के बच्चों को सारी चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है, वो बहुत सारी जो है ना उनके ऊपर बर्डन होता है, काफ़ी सारी किताबें होती हैं तो उनसे भी उन्हें परेशानी होती है। बेहतर ये है कि आपको उतना बताया जाए जितना ज़रूरी है और आप सही तरह से उसे याद करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो हम शुरू करते हैं जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हम इसे शुरू करेंगे स्प्रिंग से बंधे हुए मास की बेफ्रिक्शन उफ़क़ी सतह पर मोशन, बाउल के अंदर पड़े हुए बाल की मोशन और रस्सी से बंधी गोली की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। जब हम ये 2-3 लाइनें लिख लेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ से शुरू होगा स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन, ये हमारी हेडिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ से हम शुरू करेंगे उफ़क़ी हमवार सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन ऑसिलेटरी मोशन की सादा सी मिसाल है। अगर स्प्रिंग को इसकी वस्ती पोजीशन, अब वस्ती पोजीशन होती है दरमियान, अगर इस तरह से कोई स्प्रिंग पड़ा है जैसे कि ये देखिए पेज नंबर 2 पर दिखाया जा रहा है, आगे 3 पर, पेज नंबर 3 पर हमारे पास ये जो है ना दिखाया जा रहा है, उसकी जो वस्ती पोजीशन होती है ना ये आप देखेंगे ओ पर, ये हमारी वस्ती पोजीशन है। वस्ती पोजीशन जो होती है वो कहता है कि वस्ती पोजीशन ओ से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा जाए। अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट, ये देखें बी में जो शेप इसमें बी दी हुई है इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स तक इसको खींचा जाए। जब इसे खींचा जाता है तो ये मास m पर फोर्स F लगाएगा। जाहिर है जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, जो फोर्स लगती है तो उसे हम F से जाहिर करते हैं और वही उन्होंने मास जो होता है, जाहिर है आपने अगर किसी स्प्रिंग का कुछ ना कुछ वज़न होता है, कुछ मैस होता है तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये मास m पर फोर्स F लगाएगा हुक के कानून के मुताबिक, जो कि 9th क्लास में बच्चों ने पढ़ा है। हुक के कानून के मुताबिक फोर्स F स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं शेप नंबर 2 में कि हमारी जो बताया जा रहा है हुक के कानून के मुताबिक फोर्स F स्प्रिंग की लंबाई में इजाफे x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक हमारी थ्योरी आएगी। उसके बाद हम ये जो फार्मूला है वो हम लाजमी लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के जो होता है हमारे पास ये कांस्टेंट होता है और x डिस्प्लेसमेंट है, F हमारे पास फोर्स है। यहाँ पर हमने यही 2 बातें इस थ्योरी में भी लिखनी है। आपने इसमें याद करने वाली या रट्टा मारने वाली कोई भी बात नहीं है। आपने नेक्स्ट जो थ्योरी में लिखना है ना ये यहाँ से लिखना है। आपने यहाँ x मास m का इसकी वस्ती पोजीशन o से डिस्प्लेसमेंट है, वो हमने यहाँ पे आपको शेप नंबर 2 में बता दिया था कि जहाँ पे जो हमारे पास x है वो o से जब o पॉइंट से हम खींचेंगे x तक तो उन्होंने मास को हमने खींचते हैं x तक, तो उन्होंने वही बात यहाँ पे लिखी है। यहाँ मास m का इसकी वस्ती पोजीशन o से डिस्प्लेसमेंट है, एक्स को उन्होंने डिस्प्लेसमेंट ही कहा है क्योंकि जाहिर है अगर आप उसे खींचेंगे तब भी वो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। और के एक कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो उसे हम के से जाहिर करते हैं। अब इसी तरह हम अगेन फार्मूला लिखेंगे के कांस्टेंट को। आप देखें यहाँ पे हमने के कांस्टेंट को इस तरफ कर दिया हमने उसको, अब हम के कांस्टेंट निकाल रहे हैं। जब के कांस्टेंट निकालते हैं तो माइनस जो है ये वहीं रहेगा, फोर्स F आ जाएगा और नीचे
हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद है के की मिकदार स्प्रिंग के सख्तपन की पैमाइश है। सख्त स्प्रिंग के लिए के की मिकदार ज़्यादा और नरम स्प्रिंग के लिए के की मिकदार जो होती है वो कम होती है। जाहिर है अगर नरम है तो उसके लिए के की मिकदार कम लगेगी, अगर वो सख्त है तो उसके लिए के की मिकदार ज़्यादा ही लगेगी। F इज इक्वल टू एम में, ये आपने फार्मूला 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे खुद कहा है कि F की जगह पे हम ये देखें, हमने इस पेज पे F की जगह के को यहाँ पे तब्दील किया था। हम F की जगह के ले आए थे और के की जगह हमने F कर दिया था। इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए आपने यहाँ पे ये देखें लिखना है F इज इक्वल टू, हम जानते हैं M होता है, तो हम K इज इक्वल टू F की जगह हम MA लिख देंगे और नीचे हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट वैसे रहेगा और माइनस भी वैसे का वैसे रहेगा। अब A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स आया है। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, जो A होता है वो एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट की जगह हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा है, लेकिन ये जो के कांस्टेंट है वो हमने एम ए की जगह लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि हमने कहा है कि मास का जो है के है वो स्प्रिंग के मास का कांस्टेंट है, इसलिए हमने के को लिख दिया और नीचे एम मैस लिख दिया बटा में। इसके साथ एक्स जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो निशान होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ जाएगा। इन दोनों की जगह हम माइनस एक्स लिख देंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के हमारे पास कांस्टेंट है और एम मैस है जो कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू कर देना। आप बाकी की थ्योरी सारी ज़्यादा याद ना करें, इसमें आप रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ लिख लें जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पहले बता दी गई है और अगेन भी आपको यहाँ बता दी जाती है जी। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है। ठीक है, ये भी आप लिख दें। और दूसरा यहाँ आप लिखेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम उफ़की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। ये आपके पास मिसालें होती हैं, ठीक है, ये आपने लिखनी होती हैं। नेगेटिव की अलामत का मतलब है कि यहाँ पे हमने कहा था ना, ये हमने के साथ नेगेटिव की अलामत लगाई थी यानी माइनस लगाया था, तो उसी मुतालिक वो बता रहे हैं कि नेगेटिव की अलामत का मतलब है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सख्त सिमत के मुखालिफ होती है। यानी कि स्प्रिंग की अमल करदा जो फोर्स होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत के मुखालिफ होती है, ये बात नेगेटिव से जाहिर हो जाती है। उसके बाद ये रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ दी है, इससे ये थोड़ी मुश्किल है इसलिए यहाँ पे आसान जो दी हुई आपको ये बता दी गई है। वैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप ये लिखना चाहें तो आप वो लिख लें, अगर आप ये लिखना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आगे इसके बाद हमने यहाँ पे अपने अल्फाज में लिख लेनी है। अब हर बच्चा खुद इसे एक बार पढ़ेगा तो ही उसे समझ आएगी कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, वही चीज़ लिखी है जो हमने करके दिखाई है पीछे। इब्तिदा में मास एम है, वस्ती पोजीशन ऊपर साकिन है। जाहिर है इब्तिदा में जो मास एम है हमारे पास वो वस्ती पोजीशन ऊपर साकिन होगा। ये हमारे पास मैस है, ये दिया हुआ है, आपने देखा होगा थोड़ा ऑरेंज से कलर में है। ये ओ पर वस्ती पोजीशन पर जो है ना स्टिल है। वो कहता है कि जो मास है हमारे पास वो ओ पर साकिन है और इस पर रिजल्टेंट फोर्स सिफर है। जब वो साकिन है तो जब उस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही है तो फोर्स जो है वो सिफर होगी। अगर मास को डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा जाए, इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर फिर छोड़ दिया जाए, तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार वस्ती पोजीशन से फासला कम होने पर कम हो जाती है और वस्ती मुकाम पर सिफर हो जाती है। जब वस्ती मुकाम पर आकर रुक जाएगा तो वो जाहिर है वो सिफर हो जाएगी। ठीक है, ताहम जब मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। जाहिर है अगर एक चीज शुरू करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल अब आपको एक पंखे की मिसाल देते हैं, जब आप उसे ऑन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होता है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह से वो बता रहा है यहाँ पे जब हमारे पास मास वस्ती पोजीशन की तरफ मोशन करता है तो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन ओ पर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जितनी तेज़ी से वो जाता है उतनी स्पीड से वापस आता है, तो उसकी वापसी पर जो पोजीशन ओ पर होती है ना स्पीड, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इनरेशिया की वजह से मास वस्ती पोजीशन पर ठहरता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने एक चीज़ को आप स्प्रिंग ले लें, तजर्बा के तौर पर अगर आप उसे खींचते हैं
तो आप उसे खींचेंगे, जब छोड़ेंगे तो वो वापस आकर दरमियान में रुकेगा नहीं, वो पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि आगे जाएगा। आपका जब स्प्रिंग आप यहाँ से खींच के छोड़ेंगे तो यहाँ तक आके रुकेगा नहीं, यानी ये समझ ले पोजीशन वो है ना। तो आप जब उसे खींचेंगे और छोड़ेंगे वो यहाँ आकर रुकेगा नहीं, बल्कि वो इस तरफ मूव कर जाएगा। तो इसलिए वो यही बात बता रहे हैं कि इनर्शिया की वजह से मास वस्ती पोजीशन पर ठहरता नहीं, बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। जब मास वस्ती पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो इस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है, लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है। जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना, आप चाहें तो एक प्लास्टिक लेके देख लें या फिर स्प्रिंग लेकर देख लें, आप जब उसे खींचते हैं ना तो वो जितनी स्पीड से आप उसे खींचते हैं तो वो उतनी स्पीड से वापस आता है, लेकिन वो दरमियान में नहीं रुकता। जब हमारे पास यहाँ पर समझ लें कि ये हमारे पास जो पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये हमारे पास समझ लें ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट है। ये अब हमारे पास 3 पॉइंट। जब आप एक चीज़ को यहाँ से खींच कर इस तरफ छोड़ेंगे तो वो यहाँ आकर नहीं रुकेगी, बल्कि वो यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ वो मुख्तसर यानी कुछ 1 सेकंड आप कह सकते हैं। आप गौर से देखें तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 1 सेकंड से भी बाज़ औक़ात कम होता है जो यहाँ चीज़ रुकती है। जो भी आप प्लास्टिक खींचें या स्प्रिंग खींच कर आप तजर्बा करके देख लें, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो वापस इस तरफ आ जाएगी, लेकिन यहाँ दरमियान में वस्ती पोजीशन पर नहीं रुकेगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। लिहाजा मास, यहाँ पे उसने बताया लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन की तरफ वापस लौट आता है। मैंने आपको बताया कि जब आप एक चीज़ को यहाँ तक खींचेंगे वो बी पर कुछ देर के लिए तो रुकेगा, लेकिन फिर वापस आएगा, तो वापस इस तरफ मूव करता है, यानी अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ मूव करता है। इसके बाद आपको आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दें, T = 2 पाई √m/k। ये फार्मूला लिखने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है और आपका ये क्वेश्चन कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप इसे इस तरह से लिखें, आपको बोर्ड में भी इसके पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपने बाल और बाउल सिस्टम का भी लिखना है, इसमें भी वही बात बताई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल बाउल में पड़े हुए बाल की मोशन की तरह होती है। जब बाल वस्ती पोजीशन यानी बाउल के सेंटर में, यानी जैसे आप ये बताया जा रहा है आपके पास ये बाउल बना हुआ है यहाँ सेंटर में है ना, तो ये अब वो कहता है इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 होगी। अब ये पड़ा है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। इस पोजीशन में बाल का वजन नीचे की तरफ है, जाहिर है वो पड़ी है तो नीचे। बाउल में आप रख के देख लें, बर्तन होते हैं घर में, चाहे तो आपके पास होते हैं, सबके घर में बाउल्स होते हैं, तो आप उस बाउल में रख के गेंद छोटी सी देख लें कि आप पता चल जाएगा उससे। जब आपने रखी है वो जहाँ पड़ी है तो उस पर कोई फोर्स अमल नहीं करी जब तक कि आप उसे हिलाते नहीं या उसे हाथ नहीं लगाते, तो वहीं पे जैसे पड़ी है उसका वजन जो है वो नीचे की तरफ ही होगा। और बाउल की सतह के नॉर्मल रिएक्शन आर जो ऊपर की तरफ अमल करता है कि मसावी है, यानी ये इसके रिएक्शन की बिल्कुल मसावी होगी, जहाँ पड़ी होगी वो बिल्कुल उसके मसावी होगी ऊपर की तरफ। लिहाजा बाल मोशन नहीं करता। अब अगर बाल को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वैसी पोजीशन ओ की तरफ जो है वो मोशन करना शुरू कर देगा। अब आप खुद सोचें, एक अगर बाउल है उसे आपने रखा है, उसमें जब आप गेंद दरमियान में पड़ी है आपकी तो वो पड़ी रहेगी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी गेंद को यहाँ लाकर छोड़ेंगे तो इस तरह से बाउल बना होता है, वो खुद ब खुद इस तरफ आएगी, अपने वस्ती पोजीशन की तरफ वो मूव करेगी इनर्शिया की वजह से। ये इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है। इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वस्ती पोजीशन की तरफ है की वजह से बाल की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। पोजीशन बी पर बाल मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है और फिर बाल वस्ती पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करता है। ये भी वैसे ही है कि आपने एक चीज़ स्प्रिंग हो या बॉल हो, जब आपने उसे दरमियान में रखा तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप उसे ए तक लाकर छोड़ते हैं, ए पॉइंट पर लाकर आप स्प्रिंग हो या बॉल उसे छोड़ते हैं तो
ज़्यादा स्पीड से मूव करता है और वापस आता है, जो कि अपनी ओ पर वस्ती पोजीशन पर नहीं रुकता, बल्कि वस्ती पोजीशन पर रुकने की बजाय वो बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट से फिर वो वापस अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ मूव करता है। अगर आप एक सवाल समझकर याद कर लें तो आपका ये बाउल वाला जो सवाल है वो ऑटोमेटिकली हल हो जाता है। आपको इसे दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना काफ़ी होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से समझते हैं और किस तरह से याद करते हैं। नीचे हमारे पास अगला सवाल जो है, तीसरा सवाल है, ये हमारे पास सादा पेंडुलम की मोशन का है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी बिल्कुल वैसे है। ये आप देखें, पेंडुलम के लिए उन्होंने 3 सिरे बनाए हुए हैं, यानी इसको 3 तरह से मास को लटकाया हुआ है। ये एम है हमारे पास मास, ये भी और ये भी, ये हमारे पास 3 तरह से मास है। वो कहता है सादा पेंडुलम मास एम की एक छोटी भारी गोली। अब इसके साथ ये गोलियां लटकाई गई हैं 3। ये जो मास हम कह रहे हैं ये गोलियां लटकाई गई, छोटी गोलियां होती हैं जिनको उन्होंने बांधा हुआ है लंबाई के एल के बारीक लेकिन मजबूत धागे से। अब ये इनको वो कह रहे हैं कि हमने धागों से बांध कर इसे यहाँ पे दरमियान में लटका दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि वस्ती पोजीशन ओ पर गोली पर अमल होने वाली फोर्स, नेट फोर्स जब वो 0 है। अब ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह है, जब दरमियान में होगी तो उसकी नेट फोर्स 0 होगी। जब आप उसे ए पोजीशन पर लाकर छोड़ेंगे तो वो मूव करती हुई दरमियान में नहीं आएगी, अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ जाएगी ज़रूर, लेकिन वो आकर बी पर कुछ मुख्तसर वक्त के लिए ठहरेगी और उसके बाद वो वापस अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। यही बातें आपने इस वाले क्वेश्चन में भी लिखनी है। वजन का दूसरा कंपोनेंट एम जी साइन थीटा वस्ती पोजीशन ओ की सीमत में है और रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करता है। इस फोर्स की वजह से गोली वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है। ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पिछले 2 सवाल में। अब जो स्टूडेंट अच्छे से इसे समझ के करेंगे, अगर वो एक सवाल कर लेते हैं तो उसके ये तीनों सवाल हो जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी सवाल आए उसके नंबर जो हैं उसे पूरे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ उस इंसान को जो इसे पढ़कर और समझकर करना चाहिए। अगर आप लोगों को आसान कर कर बता दिया जाता है तो इसका मतलब है आप इसे बस एक बार पढ़ें और समझें और याद करें और कामयाबी हासिल करें। ये हमारे पास, लेकिन आपने इसका जो सादा पेंडुलम का है वो फार्मूला याद रखना है। हमारे पास जो फार्मूला था वो था यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का था, वो था हमारे पास T = 2 पाई √m/k। लेकिन सादा पेंडुलम का हमारे पास फार्मूला ये नहीं है। सादा पेंडुलम में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे T = 2 पाई √L/g। इसमें आपने ये लिखना है, बस इस फार्मूले का फर्क है, वो आपने याद करना है। इस अदरवाइज आपके तीनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर जो है वो 1 है। ये इसमें उन्होंने दिया हुआ हमें कि 1 मीटर लंबाई के सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करें जबकि g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने 1 मीटर उन्होंने कहा, यहाँ पे L = हमारे पास 1 मीटर हो गया। उसके बाद g बराबर उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ये फार्मूला आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है सादा पेंडुलम में। अब उन्होंने हमें कहा है कि हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक वाला भी लगा सकते थे फार्मूला, लेकिन हमने क्यों नहीं लगाया, हमने m/k क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने हमने k मालूम करने के लिए कहा ही नहीं, उन्होंने हमें m मालूम करने के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने हमें लंबाई दी है और g भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करें। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास g है, अगर हम वो फार्मूला लगाते, अब यहाँ हमारे पास l भी है और g भी है, अगर हम फार्मूला लगाते m/k वाला तो उसमें ना हमारे पास m था ना हमारे पास k था, तो हम कैसे उसे निकालते। तो सबसे बेहतर यही है, सब लोग जानते हैं कि t = ये जो फार्मूला हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की कीमत सबको पता है 3.14, यानी 3.14 जो है वो हमारे पास पाई की कीमत होती है, वो आप दर्ज करेंगे। अंडर रूट में एल की कीमत उन्होंने दी हुई है 10 मीटर, वो भी आप 10 मीटर नहीं, सॉरी, उन्होंने 1 मीटर दी हुई है। यहाँ उन्होंने बुक में, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक की हुई है, तो आप यहाँ पर लिखते हुए देख लीजिएगा। अगर आपकी बुक में भी मिस्टेक हो तो आपने उसे ठीक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास आता है 1 मीटर, तो आप उसे 1 मीटर ही लिखेंगे, ये आप ख़त्म कर दें, ठीक है। 1 मीटर हमारे पास ये आता है।
और उसके नीचे हमारे पास दी हुई जी की कीमत दर्ज करने के बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई और अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आप कैलकुलेटर उठाएं और जैसे ये लिखा हुआ इसे सेम एज इट कैलकुलेटर में लिखते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये जवाब मिल जाएगा। हमारे पास एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, तो हम जब हमारे पास होता है ना एफ इज इक्वल 1/t फ्रीक्वेंसी का, वो आपको फार्मूला पढ़ाया गया है वेवलेंथ वाले टॉपिक में, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा दिया था। 1/, हमारे पास आ जाता है 1.99 सेकेंड, और इसे हम अगेन जब वो करते हैं ना 1 पे तकसीम करते हैं, कैलकुलेटर पे आप करके देखिए 0.50 हर्ट्ज आता है फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, उसमें सबसे पहले आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो है वो डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसमें भी इसी तरह से करना है, किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के जेर असर अजसाम की वाइब्रेटरी मोशन लामहदूद वक्त तक जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रिक्शन की फोर्स अजसाम की मोशन को आहिस्ता कर देती है, जिसकी वजह से वो लामहदूद वक्त तक अपनी मोशन को जारी नहीं रख सकते। अब ये आप जानते हैं कि आपको पढ़ाया जा चुका है पीछे भी, और मैंने उस दिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर दिया था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स के जेर असर होता है ना एग्जाम, इसकी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो लामहदूद वक्त तक जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रिक्शन की फोर्स एग्जाम की मोशन को आहिस्ता करती है। फ्रिक्शन की फोर्स वो फोर्स होती है, अगर समझ लिया हमारी सड़कों पे जो हम जाते हैं गाड़ियाँ वगैरह लेकर, अगर हमारी सड़कों पर फ्रिक्शन ना हो और फ्रिक्शन की फोर्स अगर सड़कों पर मौजूद ना हो तो कोई भी चीज़, गाड़ी है या कुछ भी है, वो चलता ही रहे, वो कभी रुके ही ना। तो फ्रिक्शन की फोर्स लाजमी है, फ्रिक्शन की फोर्स होगी तो ही है, वरना दुनिया में हर चीज़ चलती ही रहती, कोई गाड़ी रुकती ही ना, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो हमारी काम करती रहती है, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी से गाड़ी रोक सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट उनका वक्त के साथ फ्रिक्शन अजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनको इस तरह की मोशन इस तरह की मोशन जो है वो डैम्प्ड मोशन कहलाती है। ये हमारे पास डैम्प्ड मोशन की तारीफ भी है वक्त के साथ। अब ये आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर लें, यहाँ से हमारे पास ये शुरू हो रही है, वक्त के साथ फ्रिक्शन अजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनकी इस मोशन को डैम्प्ड मोशन कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग में भी आप ये लिख सकते हैं। ये डैम्प्ड मोशन एम्पलीट्यूड को कम कर देती है। गाड़ियों की शार्प अब्जॉर्ब्ड डैम्प्ड मोशन की अमली मिसाल हैं। ये इसके साथ हमारे पास ये जो है वो मिसाल भी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से आपने इनको जो है वो लिख लेना है। उसके बाद है शार्प अब्जॉर्ब एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो किसी माया जैसा के ऑयल में मोशन करता है। शार्प अब्जॉर्ब का बालाई हिस्सा, इसका जो बालाई हिस्सा होता है यानी ऊपर वाला हिस्सा, कार वगैरह की बॉडी के साथ मजबूती से जुड़ा है। जब कार रोड पर मौजूद किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो ये शिद्दत से वाइब्रेट करती है। शार्प अब्जॉर्ब इन वाइब्रेशन को आहिस्ता कर देते हैं और इनकी एनर्जी को हरारती एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। ये आपने अपने अल्फाज में लिख लेना है और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी जो है ना हल हो जाता है। वेव वाला है वो आपको बता दिया गया है, उसमें आपने ये एक एग्जांपल याद कर लेनी है वेव की। आपको जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया गया है मैकेनिकल वेव्स के मुतालिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुतालिक और वेव क्या है, ये तीनों डेफिनेशन। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये तीनों डेफिनेशन जो हैं वो लिख लेनी है और उनके साथ साथ आपने ये वाली एक मिसाल लिख लेनी है कि पानी से भरे हुए एक टब में पेंसिल के एक सिरे को डुबोकर पेंसिल को अमूदी रुख पर ऊपर नीचे मोशन कर दें। खलल के सबब इसकी सतह पर रिपल्स की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं। अब आप चाहें तो आप घर में कोई भी बर्तन हो, आप एक बाउल ही ले लें, उसमें आप पानी भरें और पेंसिल की मदद से ना आप उसे ऐसे हिलाएं थोड़ा सा, आप गौर से देखिए उसके ऊपर ऐसे वेव्स बनेंगी, इस तरह से कुछ वेव्स बनेंगी, उन्हीं को वेव्स कहा जाता है। वही वेव्स होती हैं हमारे पास जो पेंसिल से बाहर की तरफ मोशन करती हैं। जब ये वेव्स टब में रखे हुए कार्क तक पहुँचती हैं तो कार्क अपनी जगह पर ऊपर नीचे मोशन करना शुरू हो जाता है। अब कार्क क्या है? कार्क ये है, आप कोई गत्ता ले लें, किसी भी दस्ते का हो, आपके पास किसी भी चीज़ का हो, वो छोटा सा गत्ता ले ले, उसे आप ना एक जगह ना ठहरा दें पानी में, वो ठहर जाएगा। जब आप उसे ऐसे मोशन करेंगे ना पानी में, मैंने आपको कहा कि बाउल वगैरह में पानी लेके दें, तो जब वो हिलेगा
तो वो जब वेव्स बनेंगी ना, तो उन वेव्स की वजह से वो जो आपका रखा हुआ होगा ना गत्ता, कार जिसे कहा जाता है, वो आपका हिलना शुरू हो जाएगा, वो मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, कार का डिस्प्लेसमेंट जो है, जहां से हम कहते हैं कि तो कार का अपनी जगह से ऊपर नीचे मोशन करना शुरू कर देता है, जबकि वेव इससे गुजर कर दूसरे किनारे तक पहुंच जाती हैं। वेव्स इसमें से गुजर जाती हैं। ये नहीं है कि कार का आगे रखा हो तो वेव्स नहीं बनेगी, वहां से वेव्स बनना बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। वेव्स आपकी जो है वो मुसलसल बन रही होती है, और कार हिल रहा होता है, वो वेव्स जो है वो गुजर जाती हैं इस तरह से। कार का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये सिर्फ अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन को दोहराता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो नहीं होगा ना आपने बाउल में रखा हुआ है तो वो आपका उछल कर जो है वो कार्ड बाहर आने लग जाएगा, या जो भी गत्ता आप रखेंगे वो वहीं पर मोशन करेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से वो मोशन करता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेना। इसके साथ आप ये मैंने आपको बता दी डेफिनेशन, वो अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 100% मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ये वाली इमेज बहुत आसान है हमारे पास जो दी हुई है स्प्रिंग की, आप ये वाली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैकेनिकल वेव्स एग्जाम में आ जाती है, आप इसे लिख सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स जो है ये भी फॉर एग्जांपल अगर वो लॉन्ग में पूछ लेता है, अव्वल तो वो पूछेगा नहीं, अगर वो पूछ लेता तो इसमें भी आपने कुछ बड़ा परेशान नहीं होना। इसमें आपने मैकेनिकल वेव की जो है वो डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और उसके बाद ट्रांसफर वेव की है। ये आप डेफिनेशन लिख लेते हैं और ये एक आप जो है ना इमेज बना लें, तो आपका ये क्वेश्चन भी 100% ओके होगा। उसके बाद है इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव। अब वेव की मदद से एनर्जी कैसे होती है, वैसे ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो इसे भी आप देख लें। एनर्जी को वेव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मसलन जब हम तनी हुई डोरी को हाथ में पकड़कर ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ मोशन देते हैं तो हमारे मसल्स की एनर्जी डोरी में मुंतकिल हो जाती है। इसके नतीजे में डोरी में वेव्स का एक सिलसिला पैदा हो जाता है। ये हमारे पास मिसाल है, आप इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी मिसाल लिखें, और दूसरा आप ये वाली जो सरगर्मी दी हुई है इसमें अगर हम पानी के जोहर में एक पत्थर फेंकें तो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती हैं। यही चंद पॉइंट आपने इसमें भी लिखने होते हैं, उसमें भी लिखने होते हैं। जब आप ये वाले पॉइंट्स लिखते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली यकीन करें खूबसूरती से जो है ना क्वेश्चन पूरा हो जाता है, आपको मुश्किल नहीं होती। तो जी ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं स्पीड फ्रिक्वेंसी वाला, ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है और शॉर्ट में भी, ये हमारी डिस्कशन कल के लेक्चर में हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये मिसाल नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है स्लंकी पर मोशन करती हुई वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ दिया हुआ है हमें, और वेवलेंथ 0.4 मीटर है। वेव की स्पीड मालूम करें। अब वो हमें कहते हैं कि एफ भी उन्होंने दिया हुआ है और हमें उन्होंने इसके साथ वेवलेंथ यानी लैम्डा भी दिया हुआ है। अब हमने मालूम क्या करना है, वी। हमारे पास ये फार्मूला हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मूला है हमारे पास v = एफ लैम्डा। तो हमारे पास यहाँ निकालना कोई मुश्किल होगा, हम यही फार्मूला लगाएंगे, v = एफ लैम्डा। एफ की कीमत उन्होंने हमें 4 दी हुई है, 4 लिख दें, और उसके बाद लैम्डा की 0.4 दी हुई है, 0.4 लिखें आप। लिखने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है 1.6 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है ये मिसाल करना। बच्चे बहुत से जो होते हैं ये ऐसी 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता होता है मिसाल का, अगर आ जाए तो बच्चे इसे छोड़ देते हैं, जी हमें समझ नहीं आ रही, अब हम निकालें कैसे। तो ये बच्चे इसे करके अब स्किप करके आ जाते हैं और फिर 2 नंबर उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। उसके साथ हमारे पास है रिपल टैंक। रिपल टैंक की आप डेफिनेशन लिखेंगे। रिपल टैंक की डेफिनेशन हमारे पास है जिसका पैंदा शफाफ शीशे का बना होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये आला एक रेक्टेंगुलर पर मुश्तमिल होता है, रेक्टेंगुलर ट्रे पर, जिसका पैंदा शफाफ शीशे का बना होता है और इसे मेज से करीब आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लें। और उसके बाद आप इसमें ये जो डेफिनेशन दी हुई है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है वो लिख लें। उसके बाद रिफ्रैक्शन की दी हुई है आप वो लिखेंगे, और फिर दी हुई है हमारे पास डिफ्रैक्शन की, तो ये भी आप डेफिनेशन अगर लिख लेते हैं, ये तीनों डेफिनेशन लिख लें और वो पॉइंट जो आपको बताया गया ये आप लिख लें, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाता है। और ये बहुत ही आसान है। उसके साथ आप एक ये मिसाल और ऐड कर लिया करें कि ये एक मिसाल है हमारे पास दी हुई, मिसाल नंबर 3, जो हम मिसालें भी हल करें। मिसाल नंबर 2 मैंने आपको पीछे समझाई, ये मिसाल नंबर 3 है हमारे पास, ये आपने कर लेनी है। एक तालिब इल्म पानी की वेव के साथ एक तजर्बा करता है। तालिब इल्म की तरफ से वेव की वेवलेंथ की पैमाइश करदा मिकदार है 10 सेंटीमीटर। ये अब हमें दिए वेवलेंथ यानी लैम्डा दिए। स्टाफ वाच की मदद से पानी में तैरते हुए पानी की ऑसिलेशन का मुशाहिदा करने पर तालिब इल्म की पैमाइश करदा फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है, यानी हमारे पास लैम्डा भी है, एफ भी है। अगर एक
वेव पानी के टैंक के एक हिस्से से हरकत करती हुई करती है तो इसको टैंक के दूसरे हिस्से की तरफ 2 मीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगता है, यानी टी मालूम करें। अब हमने हल करना है, इसको कैसे करना है। लैम्डा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे 10 को हम 100 पे जब तकसीम करते हैं, आप तकसीम करके देखिएगा, ऊपर 10 नीचे 100 लिख के आप इसे तकसीम करके देखें तो 0.1 आएगा। 0.1 मीटर जब आएगा तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास 2 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 2 मीटर है। हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। अब हमने v इज इक्वल टू लिख दिया, f की कीमत हमारे पास जो दी हुई है वो, और उसके बाद लैम्डा की भी हमने दी दी, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.2। ये तो आ गया, लेकिन हमें तो स्पीड मालूम करनी है। ये तो v जो है हमारे पास मालूम होने के बाद अभी भी स्पीड जो है वो मालूम नहीं, t मालूम करना है हमने। स्पीड तो हमने मालूम कर ली, लेकिन हमने t मालूम करना है। उन्होंने कहा कि कितना वक्त लगेगा, तो t मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब इसमें t है, क्योंकि ऊपर वाले फार्मूले में हमारे पास t नहीं था। जब t नहीं था तो हम t कैसे मालूम कर सकते हैं, तो नीचे वाले फार्मूले में हमारे पास t है, और t है मालूम करने के लिए हम फिर t को ले जाते हैं इस तरफ, और v को हम t की जगह लिख देते हैं, एक्सचेंजिंग कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद t इज इक्वल टू हमारे पास d और v आ जाएगा। d की कीमत हमें दी हुई है, हमने कहा है 2 मीटर उन्होंने हमें दे दी है, वो हम दर्ज कर देंगे। v की कीमत हमने अभी खुद निकाली है 0.2, वो हम दर्ज करेंगे। दोनों को एक दूसरे पर तकसीम करेंगे, जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये हमारा वक्त लगता है, ठीक है। ये हमारे पास ये मिसाल भी हल हो जाती है। इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमारा जो है वो मिसालें भी हो गई हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहले चैप्टर की अब अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कल डिस्कस कर दिया और लॉन्ग भी। आपको इसकी उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इस तरह के अगेन लेक्चर जो है वो समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के लेक्चर लेकर उनसे पढ़ाई में आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यकीन करें, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।